आज की कहानी थोड़ी दिल दहलाने वाली है। ये नेपाल की एक दर्दनाक घटना है जिसने ना सिर्फ नेपाल में बल्कि इंडिया में भी लोगों को अशांत कर दिया था। ये कहानी एक तरीके से हमें सबक दे रही है कि कैसे आजकल की दुनिया में कदम फूंक फूंक कर देना चाहिए। किसी पर भरोसा भी करे तो इतना ज़्यादा नहीं कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा ले। ये कहानी नेपाल के 19 साल की लड़की ख्याति श्रेष्ठा की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ख्याति श्रेष्ठा एक ब्राइट स्टूडेंट है, पढ़ने में अव्वल और अपने माँ बाप की इकलौती लड़की। अभी ख्याति कॉलेज में पढ़ रही थी और माँ बाप ने उसके फ्यूचर की सारी प्लानिंग कर रखी थी। उन्हें पता था कि हमारी बेटी ज़िंदगी में कुछ चाहती है तो हम उसे एज पेरेंट्स बहुत सारा सपोर्ट देंगे और उसे जो पढ़ना है वो पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारी बेटी इस ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही कर दिखाएगी। 2009 का समय था। तारीख थी 5 जून 2009। अब रोज़ की तरह ख्याति अपने घर में बैठी हुई थी, कुछ घर का काम करते हुए। इतने में ख्याति का मोबाइल फ़ोन बजता है। ख्याति मोबाइल देखती है और ज़ोर से चिल्लाने लगती है। खुशी से झूमकर वो फौरन अपने माँ बाप के पास भागती है और कहती है कि मुझे लॉटरी लगी है। ये सुनते ही माँ बाप को पहले कुछ समझता नहीं, तो ख्याति अपना मोबाइल फ़ोन पर आए मैसेज पढ़कर सुनाती है। मैसेज कुछ ऐसा था: आपने एक मशहूर वुमेन मैगजीन की ओर से आयोजित लकी ड्रॉ से 2000 नेपाली रुपीस कैश और नेपाल के सबसे खूबसूरत और सबसे मशहूर प्लेस पोखरा की टिकट जीती है। ये सुनते ही उसके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। अब मुझे पता है आप बोलेंगे कि ऐसे मैसेजेस आपको आए दिन आते रहते हैं, लेकिन वो 2009 की बात थी। तब लोगों में इंटरनेट या फ़ोन पर होने वाली फ्रॉड का इतना नॉलेज नहीं था। अब अगर आज किसी को ऐसा मैसेज आए तो शायद ही कोई तुरंत डिलीट कर दे, लेकिन 2009 में ख्याति और उसके माँ बाप ये मैसेज देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके कुछ देर बाद ही ख्याति को अपने फ़ोन पर कॉल आता है। सामने बात करने वाली लड़की अपने आप को वुमेन मैगजीन की एम्प्लॉई बताती है। वो ख्याति को ऑफ़र समझाती है और आगे की फॉर्मेलिटीज़ और पखौरा की टिकट के लिए बुलाती है। ख्याति को वो एड्रेस और कौन से टाइम पर आना है, ये सारी बातें वो कॉल पर ही बता देती है। ख्याति अपने माँ बाप को ये बात बताती है और वो अपने घरेलू नौकर राम के साथ टिकट लेने के लिए निकल पड़ती है। ख्याति दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। ख्याति को कॉल पर वो औरत पहले ही बता देती है कि डॉक्यूमेंटेशन है तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए वो अपने नौकर राम को घर वापस जाने के लिए कहती है। कुछ समय रुकने के बाद ख्याति को वो औरत मिलती है और वो फिर ऑफ़र के बारे में ख्याति से बात करती है। वो फिर ख्याति को एक अपार्टमेंट की ओर लेकर जाती है और कहती है कि तुम्हारी आगे की फॉर्मेलिटीज़ यही होगी। ख्याति अपार्टमेंट में एंटर करते ही एक अधेड़ उम्र के आदमी को खड़ा देखती है। जैसे ही वो आदमी मुड़ता है, ख्याति उसे देखकर शॉक हो जाती है और उस आदमी को पहचान लेती है। जो आदमी ख्याति के सामने खड़ा था वो भी सरप्राइज हो जाता है ख्याति को देखकर और बताता है कि मैं ही ये ऑफ़र और सारी फॉर्मेलिटी संभाल रहा हूँ। वो ख्याति को कहता है कि तुमने जो लकी ड्रॉ जीता है तो फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करते हैं एंड मैं तुम्हें तुम्हारी पोखरा की टिकट दे देता हूँ। अब ख्याति इस आदमी को जानती थी तो वो कंफर्टेबल हो जाती है और उस आदमी से अच्छे से बात करने लगती है। सारे डॉक्यूमेंट्स भी निकाल कर देती रहती है। बातें होती रहती है और उस बीच वो आदमी उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है। ख्याति उसे लेकर पीने भी लग जाती है। ख्याति को अब तक कहीं शंका नहीं होती, क्योंकि वो सामने वाला आदमी पहचान का है। वो भी उसके साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और ख्याति को इस बात की एक्साइटमेंट भी थी कि ये फॉर्मेलिटीज़ होते ही वो 20,000 रुपये और घूमने की टिकट लेकर घर जाएगी। अब दोपहर से शाम हो गई। ख्याति अब तक घर नहीं लौटी। ख्याति के माँ बाप को पता था कि ये फॉर्मेलिटीज़ में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो इतना सोच नहीं रहे थे। बट हाँ, ख्याति अकेली गई थी और वो बस घर आ जाए जल्दी, यही माँ बाप के दिल में चलता रहता है। ये एक नॉर्मल पेरेंट्स जैसे अपने बच्चों के लिए कहीं जाने पर टेंशन लेते हैं, ये वैसे ही नॉर्मल टेंशन थी। कुछ घंटों बाद शाम होने लगी।
तो अब माँ बाप थोड़े बेचैन होने लग गए और ख्याति के फ्रेंड्स को कॉल कर पूछते कि क्या ख्याति तुम्हारे यहाँ आई है। सभी दोस्तों ने बताया कि ख्याति उनसे कॉलेज के बाद मिली ही नहीं। अब ख्याति के माँ बाप परेशान होने लगे। शाम से रात होने को है और ख्याति अब तक घर नहीं लौटी। बेचैनी बढ़ने लगती है। इतने समय तक बिना बताए ख्याति कहीं नहीं जाती, यही सोच माँ बाप के दिमाग में दौड़ रही थी। उतने में ही ख्याति के पिताजी को एक एसएमएस आता है। एसएमएस कुछ ऐसा था, तुम्हारी बेटी ख्याति किडनैप हो चुकी है। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस चाहिए तो फ़ौरन 10 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, और हाँ, पुलिस को या किसी और को इस बारे में बताने की कोशिश की तो तुम तुम्हारी बेटी को मरा पाओगे। ये पढ़कर ख्याति के पिताजी के पैरों के तले ज़मीन ही हिल जाती है। वो एकदम से ही डर जाते हैं और ख्याति की माँ को ये मैसेज बताते हैं। दोनों को पहले लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर ये सब पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन फिर वो डर जाते हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है जब कोई किडनैप किए हुए बच्चे को इसलिए मारा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं। ऊपर से ये बात उनके दिमाग में चलती रहती है कि किडनैपर्स ने खुद उनको किसी से ये बातों के बारे में बताने मना किया है, तो वह अपनी बेटी की लाइफ रिस्क में नहीं डालना चाहते और 10 लाख रुपए जमा करने लग जाते हैं। किडनैपर्स को जो पहले मैसेज आया था उसमें पैसे कब और कहाँ पहुँचाने हैं इसके बारे में नहीं लिखा होता है, इसलिए ख्याति के माँ बाप किडनैपर्स का मैसेज और कॉल का वेट करते हैं। थोड़ी देर रुकने के बाद ही वो खुद भी किडनैपर के नंबर पर कॉल लगाते हैं, लेकिन फ़ोन बंद आते रहता है। तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही सोचकर वो लोग फ़ोन का वेट करते हैं। पूरी रात निकल जाती है लेकिन फ़ोन नहीं आता, न मैसेज आता है। अगले दिन सुबह उन्हें किडनैपर से एक एसएमएस आता है कि वो 10 लाख रुपए लेकर बुटवाल में आ जाए। काठमांडू से बुटवाल 260 किलोमीटर के ऊपर का रास्ता होता है, इसलिए वो फौरन घर से बुटवाल के लिए निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचकर वो किडनैपर को एसएमएस करके बताते हैं कि वो लोग वहाँ पहुँच गए। तो कुछ देर बाद उन्हें मैसेज आता है कि पैसे लेकर चितवान आ जाओ। तो 160 किलोमीटर की दूरी पूरी कर वो पुटवाल से चितवान पहुँच जाते हैं और दोबारा किडनैपर को एसएमएस भेजकर बताते हैं कि हम चितवान पहुँच गए। किडनैपर दोबारा उनको चितवान से सुनौली बुलाता है। परिवार वाले 155 किलोमीटर की दूरी पर सोनौली पहुंच जाते हैं। इतने दूरी घूमकर ख्याति के माँ बाप और उनका नौकर जो उनके साथ ही निकला था, ये तीनों थक जाते हैं, लेकिन ख्याति को वापस लाने की उम्मीद से वो लोग किडनैपर जैसा बोलता है वैसे करते हैं। सुनौली पहुंचकर किडनैपर अब ख्याति के माँ बाप को दार्जिलिंग इंडिया में आने कहता है। अब तक परिवार नेपाल में ही चक्कर लगा रहा था, बट अब उन्हें लकीर पार कर दूसरे देश इंडिया में बुलाया जाता है। उनके पास 10 लाख नेपाली रुपए भी होते हैं। इतने पैसों के साथ बॉर्डर क्रॉस करना बहुत रिस्की होता है, फिर भी अपनी बच्ची को ऐसी हालत में छोड़ नहीं सकते। ये ख्याल उन्हें दार्जिलिंग आने में हौसला देता है। सुनौली से दार्जिलिंग फिर 6 किलोमीटर का रास्ता होता है। अब परिवार पूरी तरह से थका हुआ होता है। एक तो उनकी बेटी उनसे दूर है और दूसरी तरफ किडनैपर मानो उनको अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। दार्जिलिंग आते ही ख्याति के पिता वो किडनैपर को एसएमएस करते हैं कि मैं दार्जिलिंग आ गया, तो किडनैपर उन्हें कुछ देर रुकने कहता है। ये एसएमएस देखकर ख्याति के माँ बाप को लगता है कि शायद अब हमें हमारी बेटी मिल जाएगी और हम उसे लेकर फ़ौरन घर चले जाएंगे, लेकिन किडनैपर के दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। अब किडनैपर ख्याति के माँ बाप और नौकर को कक्करबिट्टा जो नेपाल में है वहाँ बुलाते हैं। ख्याति के माँ बाप वो भी सुन लेते हैं और कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर वो दार्जिलिंग से कक्करबिट्टा पहुँच जाते हैं। इस बार किडनैपर को दोबारा एसएमएस भेजते हैं, तो किडनैपर उन्हें दोबारा रुकने कहता है। क्या करते ख्याति के माँ बाप, इतने बुरे हालत में खुद थके हारे थे, लेकिन अपनी बेटी को वापस पाने के लिए वो अपनी भूख का ना सोचते ना पैसों का। उनके नौकर राम का भी उनके साथ वैसे ही अवस्था थी। सभी बस आशा करते कि अब हमारी ख्याति हमें मिल जाए।
तभी किडनैपर ख्याति के पिता को एसएमएस करता है कि कक्कर बिट्टा कि ये होटल में आ जाए और आकर पैसे दे दे। वो लोग वैसा ही करते हैं और किडनैपर को होटल के बाहर आकर एसएमएस करते हैं। किडनैपर बोलता है कि होटल में माँ बाप ना आए, सिर्फ नौकर पैसों की बैग देने जाए। वो लोग ये भी सुन लेते हैं और कार में ही वेट करते रहते हैं। ख्याति की माँ होटल के यहाँ वहाँ देखती रहती है कि कहीं से वो अपनी बेटी को आता हुआ देखे। उन्हें लगता है कि शायद राम होटल में जाएंगे तो वो पैसे देकर हमारी बेटी को वापस लेकर आएंगे। लेकिन राम जब लौटता है तो वो खाली हाथ होता है। ये देखकर उनका दिल टूट जाता है और वो फिर किडनैपर के एसएमएस का वेट करते हैं। कुछ घंटे बीत जाते हैं तो उन्हें लगता है शायद वो लोगों ने हमारी बेटी को घर भेज दिया होगा और फिर वो अपने घर काठमांडू के लिए रवाना होते हैं। बड़ी दूरी तय करनी पड़ती है लेकिन वो कहीं नहीं रुकते, सीधा घर पहुंच जाते हैं। घर जाकर भी उन्हें हताशा ही मिलती है। उनके घर पर दरवाजे का लॉक वैसे का वैसे ही लगा होता है। घर के आसपास देखने पर भी ख्याति के वापस लौटने की कोई निशान नहीं मिलती। अब कोई चारा नहीं बचता तो वो घर में ही अपनी बेटी आने की आस लेकर वेट करते रहते हैं। बेचैन होकर बार बार किडनैपर को भी कॉल लगाते, लेकिन किडनैपर का फ़ोन बार बार बंद आते रहता है। उन्हें डर लगता है कि किडनैपर को जो जो चाहिए वो भी दे दिया तो वो क्यों हमारी बेटी को वापस नहीं भेज रहा, कुछ अनहोनी ना हो जाए। इसलिए वो अब नहीं रुकते और पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में वो सब बताते हैं कैसे उनकी बेटी ख्याति को एक लकी ड्रॉ का एसएमएस आया और फिर वो तब से गायब है और कैसे उनको किडनैपर्स यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे। और अब जब वो लोगों ने पैसे दे दिए तो किडनैपर का फ़ोन बंद आ रहा है। ये सुनकर पुलिस फ़ौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। ख्याति के बारे में सारी जानकारी लेने के लिए पुलिस खुद उसके माँ बाप से पूछताछ शुरू कर देती है। माँ बाप पुलिस को बताते हैं कैसे ख्याति उनकी इकलौती लड़की है, पढ़ाई में बहुत अव्वल है, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए वो भीरत नगर से काठमांडू आए। वो बताते हैं कि हमारी बेटी कोई गलत संगति में भी नहीं है क्योंकि वो अपने ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाती है और बड़े होकर उसे बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, इसलिए हम उसको अब्रॉड भी भेजने वाले थे। पुलिस फिर ख्याति का डेली रूटीन, उसके फ्रेंड्स की कुछ जानकारी और उसके आसपास की चीज़ें भी पूछती है। पुलिस अंत में ये भी पूछती है कि ख्याति को मैसेज आने के दिन से किडनैपिंग के पैसे देने तक कि आपको कभी कुछ संदेहजनक लगा, कुछ ऐसी घटना या कोई इंसान। तब ख्याति के पिता कहते हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। ख्याति की माँ भी यही कहती है। पुलिस उनको उनके नौकर के बारे में भी जानकारी पूछते हैं। उसके कुछ समय बाद ही अचानक ख्याति की माँ को एक चीज़ याद आती है। वो पुलिस को बताती है कि जब ख्याति के माँ बाप ककरबित्ता के होटल के बाहर पहुँचे थे और राम पैसे लेकर होटल के अंदर जाता है, तब वो और ख्याति के पिताजी कार में बैठे रहते हैं। तब वो बीरेन श्रेष्ठा को वहाँ देखती है। बीरेन उनका पुराना मकान मालिक होता है जिसके यहाँ वो पहले किराए पर रहते थे। तो पुलिस बोलते हैं इसमें संदेहजनक क्या है। तो ख्याति की माँ बताती है कि वो कई साल तक बीरेन के घर में किराए पर थे। वो ख्याति को प्राइवेट ट्यूशन्स भी देते थे, लेकिन एक दिन अचानक बीरेन अपना घर बेच देते हैं और कहीं और रहने के लिए निकल जाते हैं। तो बस ऐसे अचानक घर बेचना उन्हें संदेहजनक लगता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर पुलिस ख्याति को ढूंढना शुरू कर देती है। हर जगह हर डायरेक्शन से ख्याति के बारे में ढूंढने निकलती है। ऐसे लगभग बोल सकते हैं कि 15 दिन तक ढूंढने पर उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इस बीच पुलिस ख्याति की माँ ने बताए नाम बीरेन श्रेष्ठा के बारे में भी ढूंढने लगती है। पूरी शिद्दत से पुलिस अब बीरेन को ढूंढने लग जाती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि बीरेन काठमांडू में कई समय से रह रहा है। पुलिस जल्द ही उसके घर का एड्रेस पर भी पहुंच जाती है जहां वो किराए पर रह रहा था। मालूम पड़ता है कि बीरेन कुछ दिनों से अपने किराए वाले मकान पर भी नहीं पहुंचा, इसलिए पुलिस अब जोरों शोरों से बीरेन की तलाश करने लगती है। इस बीच नेपाल में एक और घटना हो रही थी। काठमांडू शहर के कुछ दूरी वाले गांव में इंसानों के शरीर के टुकड़े मिल रहे थे।
कई एक जगह पर हाथों के 3 टुकड़े मिले तो एक जगह पर पैरों के छोटे छोटे टुकड़े मिले। ये इंसानों के टुकड़े ऐसे हर जगह पर फेंके जाते जहाँ घने जंगल या बहुत सारे पेड़ पौधे हो। ऐसा लग रहा था मानो कोई जानबूझकर इंसानों के टुकड़े छोटे छोटे काट कर यहाँ वहाँ फेंक रहा था। पुलिस ये सारी चीज़ें देखकर हैरान हो रही थी कि ऐसा कौन कर सकता है जो इतनी बुरी तरह किसी को मारे। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रहे थे क्योंकि ये टुकड़ों से इंसान की आइडेंटिटी यानी उसका नाम या पता जानना बहुत मुश्किल हो रहा था। ख्याति को भी किडनैप होकर लगभग 15 दिन हो गए थे, बट पुलिस को ये केस में कोई उजाला नहीं मिल रहा था। दोनों केसेस पुलिस अपने तरीके से जल्द ही जल्द हल करने देख रहे थे। एक तरफ से 19 साल की लड़की गायब होने का, तो दूसरी तरफ कोई हैवानगी कर इंसानों को मार रहा था और उनके टुकड़े फेंक रहा था। कुछ दिनों बाद ही पुलिस को एक जगह पर सिर्फ इंसान की खोपड़ी मिली, तो पुलिस ने सारे टुकड़े जोड़कर जानने की कोशिश की कि आखिर ये टुकड़े हैं किसके। लेकिन खोपड़ी इतनी सड़ चुकी थी कि उस इंसान के बारे में जानना मुश्किल हो जाता। यहाँ पुलिस को ख्याति के केस में ये तक नहीं समझ रहा था कि जिस बीरेन को वो ढूंढ रहे थे उसका कनेक्शन क्या सच में ख्याति के किडनैपर्स से होगा, या ये महज एक इत्तेफाक है कि बीरेन उस दिन ककरबिट्टा के होटल के आसपास दिखा। ख्याति के केस में सारे सवालों को सुलझाने का एक ही तरीका था कि पुलिस बीरेन को पकड़कर उसे पूछताछ करे। इसलिए पुलिस ने अपने ओर से और आदमियों को बीरेन को ढूंढने में लगा दिया और फाइनली उन्हें बीरेन मिल भी जाता है। वो काठमांडू में ही कहीं मिलता है। बीरेन से पूछताछ करने पर वो बहुत सीधा सीधा जवाब देता है, बिना डर के हर जवाब देते रहता है। पुलिस को ऐसा लगता है मानो वो पहले से ही सब रट कर आया है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने बीरेन को ककरबट्टा के होटल के आसपास क्यों घूम रहे थे ये पूछा, वैसे ही वो बौखला जाता है और घुमा घुमा कर जवाब देने लगता है। जबकि पूछताछ के दौरान शुरुआत में बीरेन ने बताया था कि वो कई दिनों से कहीं और ही था, तो ककरबिट्टा का नाम सुनकर वो फफला जाता है। इसलिए पुलिस उसको क्रॉस क्वेश्चन करने लगी और बीरेन के साथ सख्त हो जाती है। फिर बीरेन डर कर हार मान लेता है और पुलिस को सब सच बताने लगता है। बीरेन बताता है कि उसका असली नाम बीरेन श्रेष्ठा नहीं बल्कि बीरेन प्रधान है। वो 1967 में दार्जिलिंग इंडिया में पैदा हुआ था और 20-22 साल की उम्र तक वो वही था। अपनी पढ़ाई पूरी करके वो नेपाल में नौकरी की तलाश में करीब 1987 के आसपास आया था। बीरेन ने बताया कि वो एक अच्छे घराने से था, उनके घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन बीरेन को अपने पैरों पर खड़ा रहना था, इसलिए वो नेपाल आया। नेपाल आकर वो कॉलेज में साइंस टीचर की तौर पर नौकरी करता और रहता भी नेपाल में ही। लेकिन उसे कोई अच्छी जगह पर किराए पर घर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने खुद के पैसों से एक बड़ा घर खरीदा। बीरेन की कमाई भी बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे घर लेने में तकलीफ नहीं आई। वो घर बहुत बड़ा था, इसलिए उसने घर के 2 कमरों को किराए पर रख दिया, जिसमें से एक घर में ख्याति और उसका परिवार रहता था। बीरेन ने बताया कि ख्याति के माँ बाप के बोलने पर ही वो ख्याति का प्राइवेट ट्यूशन्स भी लेता। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं थी। फिर एक दिन वो ऐसे ही कसीनो में जाता है। बीरेन के पास तब बहुत पैसे थे, तो वो कसीनो जाने में हिचकिचाया नहीं और ऐसे ही बीरेन को जुआ का शौक हो गया। शौक कब आदत में बदला ये बीरेन को समझा ही नहीं और धीरे धीरे करके बीरेन ने अपने सारे पैसे, अपनी सारी जमा पूंजी जुए में उड़ा दी। बीरेन अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी पैसे मांगकर जुआ करने लगा और जब वो उधारी पर मांगे पैसे भी खत्म हुए तब बीरेन के पास कुछ नहीं बचा। अब उधारी ली तो उसके दोस्त और रिश्तेदार बीरेन से पैसे वापस मांगने लगे और उधारी भी लाखों में ली गई थी, तो कोई भी ये पैसे छोड़ने तैयार नहीं था। इसलिए बीरेन अपना घर अचानक बेचकर सारे पैसे वापस देने सोचता है। लेकिन वो घर बेचकर इतने पैसे नहीं जमते कि बीरेन सारी उधारी वापस दे पाता। वो बुरी तरह से कर्जे में था और इस बीच उसकी नौकरी भी छूट जाती है। वो काठमांडू में किराए पर रहता था
और इस बीच एक दिन उसे मालूम पड़ा कि श्रेष्ठा फैमिली यानी ख्याति का परिवार यही काठमांडू में रहना आया है और पास ही में रहता है। तो 5 जून 2009 को बीरेन ये उम्मीद से श्रेष्ठा परिवार को मिलने जाता है कि जान पहचान रहने के कारण वो उनसे उधारी मांग सके। वहां जाकर बीरेन को समझता है कि वो लोग ख्याति को अब्रॉड भेजने की तैयारी में है। तो वो कहता है कि अब्रॉड भेजने के लिए काफ़ी पैसे लग जाएंगे, जिस पर ख्याति के पिताजी बोलते हैं कि वो लोगों ने एक पुरानी ज़मीन को बेचा है तो उससे काफ़ी सारे पैसे जमा हुए हैं और अपनी बच्ची को पढ़ाने उन्होंने थोड़ी कमाई भी जमा कर रखी थी। ये सब सुनकर बीरेन का दिमाग घूमने लगता है। वो मन ही मन कुछ प्लानिंग बनाने में बैठ जाता है। वो इतना नहीं समझ पाता कि ख्याति के माँ बाप ने उसे ये बात विश्वास करके बताई थी कि उनके पास अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए पैसे हैं, क्योंकि वो लोग समझते थे कि बीरेन ख्याति के शिक्षक रह चुके हैं तो उन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बीरेन का दिमाग खराब रहता है। वो अपने घर आते ही प्लान करता है कि वो उनसे पैसे उधारी नहीं मांगेगा, बल्कि उनके साथ कुछ ऐसा करेगा कि वो मजबूरी में उसे पैसे दे दे। वो प्लान करता है और फेक लकी ड्रॉ वाला मैसेज ख्याति को भेजता है। इस सारे षड्यंत्र में वो अपने एक स्टूडेंट मरीना शाक्या को भी इन्वॉल्व करता है, जो ख्याति को उस दिन कॉल करके बोलती है कि वो वुमेन्स मैगजीन से बात कर रही है और लकी ड्रॉ के ऑफ़र के बारे में बताती है, और बाद में ख्याति को मिलकर अपार्टमेंट तक फॉर्मेलिटीज़ के लिए लेकर जाती है। ख्याति लकी ड्रॉ के फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो आदमी को मिलती है वो बीरेन ही रहता है। बीरेन झूठ झूठ ख्याति के सामने सरप्राइज होने का नाटक करता है और उसे बोलता है कि उसने कॉलेज की नौकरी छोड़ दी और अब वो ये वुमेन्स मैगजीन के लिए काम करता है। क्योंकि ख्याति बीरेन को जानती थी तो वो बिना संकोच के बीरेन से फॉर्मेलिटीज़ करने की तैयारी करती है और उसका दिया हुआ कोल्ड ड्रिंक भी पी लेती है। ख्याति को लगता है कि बीरेन उसका टीचर रह चुका है और सुबह ही बीरेन को वो अपने घर में मिल चुकी है, तो बीरेन से फटाफट फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म कर लेती हूँ और घर जाकर मम्मी पापा को पोखरा की टिकट दिखाती हूँ। लेकिन ख्याति कोल्ड ड्रिंक पीते ही कुछ समय में बेहोश हो जाती है। बीरेन ये भी कबूलता है कि उसने किडनैपर बनकर ख्याति के माँ बाप को अलग अलग जगह घुमाया। तो पुलिस पूछती है कि तुम्हें 10 लाख रुपए चाहिए थे जो तुम्हें मिल गए, तो तुम ख्याति को उसके माँ बाप के पास वापस क्यों नहीं भेजते। इसके बाद वीरेन जो बताता है वो सुनकर पुलिस और ख्याति का परिवार एकदम हैरान हो जाता है। बीरेन बताता है कि जो इंसान के टुकड़े पुलिस को हर जगह मिल रहे थे वो बीरेन ही रख रहा था। बीरेन ने ख्याति को बेहोश होने पर तुरंत मार दिया था। उसी ने ही ख्याति के शरीर के कई टुकड़े किए और उसके बाद 4 दिन तक वो उसकी बॉडी के टुकड़े अलग अलग जगह रखने लगा। ये सुनकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। नेपाल में जब ये बात बाहर निकली तो सारे नेपाल में मानो दुख का साया छा गया। कई स्कूल और कॉलेज के बच्चे रोड पर आकर रैली लगाने लगे कि ख्याति के गुनहगारों को फांसी दी जाए। ये केस कोर्ट में भी 1 साल चलता रहा और ये तय होता है कि ख्याति के गुनहगार बीरेन को 39 ईयर्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी और मरीना शाक्या, जिसने बीरेन का साथ देकर ख्याति को अपार्टमेंट तक छोड़ा था, उसे 20 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। जो टीचर को हम इतनी इज्जत से देखते हैं, उनकी बताई बातों को सीखते हैं, उसी टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ ऐसी घटना की, ये सोचकर ही दिल घबराता है। कहा जाता है कि नेपाल में अब शायद ही कोई अपने बच्चों की फ्यूचर के बारे में किसी बाहर वाले से डिस्कशन करता होगा। ख्याति के परिवार वाले भी ये सुनकर दंग हो जाते हैं। वो अपने इस बात पर खुद से ही नाराज़ है कि काश वो उस दिन बीरेन को अपनी बच्ची के अब्रॉड स्टडी के बारे में नहीं बताते, तो आज शायद उनकी बच्ची ज़िंदा होती। चलिए इसी के साथ ये कहानी ख़त्म करते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी से सीख मिली है कि किसी पर पूरा भरोसा करने के पहले 2 बार सोच लेना चाहिए। इस दुनिया में सारे लोग बुरे नहीं रहते, लेकिन जो लोग बुरे हैं वो मुखौटे लेकर घूमते हैं। इसलिए सतर्क रहना हमारी ही जिम्मेदारी है। ऐसी और क्राइम स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें।